आराध्या गुस्से में कहती है, अगर तुम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते तो मैं भी इन ड्रेसों को पहनना नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम पहनना मत छोड़ो और मैं उतारना नहीं छोड़ूंगा। लास्ट वाले सत्य को उसने इतने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि उन शब्दों को सुनकर वो सहम गई। उसे पता था कि कबीर बहुत जिद्दी है, लेकिन उसके मन में कबीर के लिए इतनी कड़वाहट थी कि वो कबीर की तरफ से नजरें फेर लेती है। कबीर अपनी फाइल उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी तरह ही मैं भी तुमसे शादी करके खुश नहीं हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी तरह कोई स्टूपिड हरकतें करूं। कुछ महीने की बात है, शांति से काट लो और फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना। आराध्या अपने मन में कहती है, कबीर मल्होत्रा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझे कुछ महीने क्या, कुछ दिन भी इंतजार करना मंजूर नहीं। कबीर गाड़ी में आकर बैठ गया था और उसके सामने आराध्या का वही रूप छिलमिला रहा था। उस रूप को देखकर कुछ देर के लिए कबीर मल्होत्रा को अपना दिल बेचैन सा महसूस हुआ था। छोटे से टॉप में उसकी धड़कनें ऐसी लग रही थीं मानो कमल की पंखुड़ियां अपनी अनंत खूबसूरती बिखेर रही हों। वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, काश, काश आराध्या तुम आराध्या नहीं, मेरी मुस्कान होती। वो मुस्कान जिसकी हर एक बात मुझे अच्छी लगती थी, जिससे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता था, जिसकी हंसी मेरे हर गम को दूर कर देती थी। पर तुम वो मुस्कान नहीं हो जो मेरे एक दिन फोन न करने पर बेचैन हो जाती थी और हक से मुझसे पूछती थी कि तुम कहाँ बिजी हो, जिसे मेरे खाने पीने उठने बैठने सबकी परवाह थी। जब मैं लेट नाइट फॉर्म में काम कर रहा होता था तो तुम समय निकाल कर मुझसे पूछती थी, कबीर तुमने खाना खाया कि नहीं। और उस पल मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मॉम के अलावा भी कोई है जो इस दुनिया में मेरी परवाह करता है। पर आज देखो, हम दोनों एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रह रहे हैं, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की ना तो खुशियों से मतलब है और ना ही दुखों से। अरे, हम लोग तो लड़ाई करते समय अपनी इंसानियत भी भूल जाते हैं। फिर ऐसी सूरत में तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना ही ठीक है। नायरा आराध्या को समझा समझा कर हार चुकी थी, इसलिए अब उसने आराध्या को समझाना भी बंद कर दिया था। आराध्या जिस तरह से कबीर के प्रति अपनी फीलिंग्स बताती थी, उसे देखकर नायरा को बहुत अफसोस होता था। उसे भी यही लगता था कि अब इन दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे और आज नायरा का बर्थडे था। उसने कबीर और आराध्या को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था। आराध्या तो दोपहर में ही नायरा के घर पहुंच जाती है। नायरा के कहने पर आराध्या ने आज साड़ी पहनी थी। रेड कलर की सिल्क की साड़ी में उसका गोरा दमकता चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बालों को एक साइड करके वो अपनी चूड़ियों को खनकाते हुए नायरा के साथ पार्टी में आती है। तो वो पार्टी में आए हुए सब लोगों को देखती है और फिर नायरा से कहती है, मैंने बोला था ना कि उस खड़ूस चश्मिश को मत बुलाओ, वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नायरा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि तुम्हारा खड़ूस चश्मिश आज जरूर आएगा। आराध्या मुंह बनाते हुए कहती है, आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते हुए वो जैसे ही डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर जाती है कि तभी उसका कॉलेज का फ्रेंड विराट आराध्या को देखकर वो भी डांस फ्लोर पर आ जाता है। आराध्या के साथ मस्ती भरे अंदाज में डांस करते हुए वो कहता है, यार तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आराध्या अच्छी तरह से जानती थी कि वो थोड़ा फ्लर्टी है, इसलिए वो उससे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहती है, हाँ, शादी जल्दी में हुई थी,
वो आराध्या से डांस के बहाने थोड़ा उसके पास आने लगता है, तो आराध्या उससे दूर जाकर डांस करने लगती है। विराट हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आराध्या, यहाँ थोड़ा सफोकेशन लग रहा है, चलो हम लोग कहीं बैठकर बातें करते हैं। इतना कहते हुए वो आराध्या को उसकी कमर से पकड़ लेता है। विराट को अपने इतने करीब आते हुए देखकर आराध्या का गुस्से के मारे दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है, विराट, मुझे जाना है। विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा सा पास आकर कहता है, आराध्या, यार, कॉलेज के समय से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता आया हूँ। सोचता था कि तुम ही से शादी करूंगा, लेकिन तुमने शादी कर ली। आज जब तुम्हें देख रहा हूँ तो मन थोड़ा बहक रहा है। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ हम तुम आज की रात को खूब सेलिब्रेट करेंगे। विराट अपनी बात बहुत गलत तरीके से कह रहा था। शायद उसने कुछ पिया था जिसका उसे नशा था, और नशे में वो आराध्या से ऐसी बातें कर रहा था। आराध्या को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे थप्पड़ मारने चलती है कि विराट उसका हाथ पकड़कर चूम लेता है। विराट की हरकत पर आराध्या को बहुत शर्म आती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो वहां से जाने ही लगती है कि तभी कबीर वहां पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, यार, मुझे तो लगा था कि तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी बहुत तेज तर्रार लड़की हो, पर तुम तो अबला नारी निकली, जो इसकी बदतमीजी का जवाब आंसू बहाकर दे रही है। आराध्या नम आंखों से उसे देखती है, तो कबीर आगे बढ़कर अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आराध्या मुखर्जी, यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग। कबीर की बातों का आराध्या पर कुछ ऐसा असर होता है कि आराध्या आगे बढ़ती है और विराट को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, ये थप्पड़ उस समय मुझे लगाना चाहिए था जब तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। विराट उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी कबीर विराट का कॉलर पकड़ लेता है और आंखें लाल करते हुए कहता है, बीवी है वो मेरी, इसलिए अगली बार नजर उठाने से पहले एक बात याद कर लेना कि कबीर मल्होत्रा पहली गलती माफ कर देता है, लेकिन दूसरी गलती माफ करना उसकी डिक्शनरी में नहीं है। आराध्या तो कबीर के तेवर देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज तक उसने कबीर को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था कि वो बीवी है मेरी। तभी नायरा विराट को वहां से चले जाने के लिए कहती है। केक कटिंग और पार्टी एंजॉय करने के बाद आराध्या कबीर के साथ घर वापस आ जाती है। रेड कलर की साड़ी में आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने जब उसे पार्टी में देखा था, तब से लेकर अब तक सिर्फ उसकी निगाहें आराध्या को ही देख रही थीं और आराध्या उसकी नजरों की तपिश को अपने ऊपर बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। और फिर न चाहते हुए भी वो कबीर से कह देती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कबीर, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? कबीर हल्का सा मुस्कुराकर अपना लैपटॉप उठा लेता है, तो आराध्या उसका लैपटॉप छीनकर टेबल पर रख देती है और जिद करते हुए कहती है, पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ? कबीर आराध्या की कजरारी आंखों में देखते हुए बहुत मदहोशी भरे अंदाज में कहता है कि आज फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें साड़ी में देखा है, और इस सिल्क की साड़ी में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि गुलाब की नाजुक सी कली अभी अभी बस खिली हो। इतना कहते हुए आराध्या के वो बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। डीप गले की वजह से आराध्या की धड़कनें कबीर को पहले ही दीवाना कर रही थीं, और अब तो आराध्या का इतने पास होना उसे और भी बेचैन कर रहा था। उधर आराध्या भी कबीर की बातों में कुछ इस तरह से खो गई कि वो भी कबीर की तरफ
अपना एक कदम आगे बढ़ा देती है और कहती है, सच में, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? इससे भी कहीं ज़्यादा, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये कहते हुए वो आराध्या के चेहरे पर झूलती हुई लट्टू को कान के पीछे कर देता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी वहां नीना जी आ जाती हैं। नीना जी उन दोनों को एक साथ देखती हैं तो मुस्कुराते हुए कहती हैं, वाह आराध्या, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने कबीर की खुशी के लिए साड़ी पहनी है ना? आराध्या कबीर की तरफ देखती है तो कबीर भी आराध्या की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। नीना जी अपनी फोन से उन दोनों की एक फोटो क्लिक करती हैं और कहती हैं, अब इस फोटो को मैं तुम्हारे रूम में फ्रेम करवा कर लगवा दूंगी। फिर तुम दोनों देखना कि आपस में तुम लोग कितने खूबसूरत लगते हो। नीना जी तो वहां से चली जाती हैं और आराध्या कबीर से कहती है, तुम तो मुझसे इतनी नफरत करते हो, फिर उस विराट से मुझे क्यों बचाया? मैं किसी से भी इतनी नफरत नहीं करता हूँ कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो रहा हो तो मैं खुश हो जाऊं। कबीर की बात सुनकर आराध्या चुप हो जाती है। उसका दिल कबीर के प्रति थोड़ा नरम पड़ने लगता है। वो अपने मन में कहती है, ये सच में एक अच्छा इंसान है या फिर अच्छा इंसान बनने का मेरे सामने दिखावा कर रहा है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और उन दोनों की लड़ाइयाँ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उन दोनों के बीच कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट क्रिएट हो जाते थे जिन पलों में वो दोनों रोहन और मुस्कान को मिस करने लगते थे। कबीर के पास एक ऐसा केस आता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें जीतने के बहुत कम चांसेस होते हैं। शहर का कोई भी वकील उस केस को लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पहले तो वो भी उस केस को लेने से मना कर देता है। लेकिन जब वो जेल की सलाखों में बंद मिस्टर रमेश गुप्ता से मिलता है तो उसे लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है और उसने क्राइम नहीं किया है। मिस्टर गुप्ता एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। उनके केस में बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल थे। उन लोगों ने मिस्टर गुप्ता के फेवर में जो सबूत थे, उन सबूतों को उन्होंने मिटा दिया था और कोर्ट में गवाही देकर उन्होंने मिस्टर गुप्ता को मुजरिम साबित भी करवा दिया था। अब बस उन्हें सजा मिलनी थी। मिस्टर रमेश गुप्ता का जो केस वकील लड़ रहा था, वो वकील भी उन्हीं लोगों के फेवर में हो गया था। जब यह बात अनामिका गुप्ता को पता चलती है तो वह अपना वकील चेंज करने का मन बना लेती है और कबीर मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पापा का केस लड़े। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब सारी सच्चाई उसे पता चलती है तो वह केस लड़ने के लिए मन बना लेता है और मिस्टर गुप्ता की बेटी अनामिका गुप्ता को पूरा यकीन दिलाता है कि वो उसके पिता को बाइज्जत बरी कराकर ही रहेगा। केस के सिलसिले में वो लेट नाइट घर आता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए वो अपने असिस्टेंट के साथ अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है। केस में बिजी होने के कारण दो दो तीन तीन दिन तक आराध्या और कबीर की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आराध्या को शुरू-शुरू में तो ये बहुत खुशी वाली बात लगी थी, लेकिन जब 2-3 दिन हो गए, तो वह कबीर को कमरे में न देखकर उसे मिस करने लगती है। उसे याद आता है कि जब कबीर कोर्ट से घर आता था, तो उन दोनों के बीच कैसी छोटी-छोटी बातों पर बहस होती थी। कभी वो बातें फनी होती, तो कभी सीरियस। वो सारी बातों को बहुत मिस कर रही थी। आज पूरे 1 हफ्ते हो गए थे और संडे का दिन था। आराध्या सोचती है कि कबीर आज तो घर पर रहेगा। वो कबीर को परेशान करने के बहाने ढूंढने लगती है। वो नीना जी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार करती है और फिर ब्रेकफास्ट लेकर जैसे ही कमरे में एंटर करती है तो कबीर अपनी बॉडी पर परफ्यूम की स्प्रे कर रहा था और बहुत खुश होकर एक गाना गुनगुना रहा था। कबीर को इतना खुश देखकर आराध्या को पहले तो अपने मन में बड़ी जलन सी महसूस होती है। वो अपने मन में कहती है,
तुम्हें इतना खुश देखकर न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जब कोई चीज मुझे बुरी लगती है तो मैं उसे अपने सामने रहने नहीं देती। इसलिए जो बातें तुम्हें इतना खुश कर रही हैं उन चीजों के बारे में मैं पता तो जरूर करूंगी। वो टॉन्ट मारती हुई कहती है, क्या बात है, कहीं किसी के साथ डेट पर जा रहे हो? कबीर उसकी तरफ देखता है और थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहता है, तुम कौन? आराध्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा, तो अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं? हाँ, नहीं पहचानता। सीधी तरीके से मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और मैं आराध्या हूँ। कबीर थोड़ा तंजियन हंसी हंसते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम आराध्या हो, वही जिससे मैंने गलती से शादी कर ली है। गलती नहीं, जानबूझकर कहो। वकील साहिबा, अभी ये साबित नहीं हुआ है तो ठीक है। मेरे अपोजिशन वाले वकील साहब, मैं अभी आज साबित कर दूंगी। फिलहाल तो आज के लिए कोर्ट बंद है, इसलिए आपके मुकदमे की डेट आगे बढ़ाई जा रही है। आराध्या भी थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहती है, मिलॉर्ड, अगर आज संडे का दिन है तो फिर वकील साहब सुबह सुबह परफ्यूम बॉडी पर स्प्रे करके कहाँ जा रहे हैं? मिलॉर्ड, कबीर मल्होत्रा इस शहर के जाने माने फेमस लॉयर हैं और हजारों लड़कियां उन पर मरती हैं और शादी करने के लिए बेताब हैं। उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसलिए आज का दिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। मिलॉर्ड, मैंने सुना है कि कबीर मल्होत्रा की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई एक्स वाइफ, और उनकी अपनी वाइफ से पटती भी नहीं है, तो उनकी लाइफ में पर्सनल जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ मिलॉर्ड, वकील साहिबा का यह कहना बिल्कुल सत्य है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मेरी बीवी से मेरी नहीं पटती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन फ्यूचर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। इसके कोई भी सबूत अभी वकील साहिबा आराध्या मुखर्जी के हाथों में नहीं है। इसलिए वकील साहिबा अपना कीमती समय यहाँ बर्बाद ना करें और मुझे आज का दिन एंजॉय करने दें। इतना कहते हुए वो आराध्या की तरफ हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो आराध्या भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। दोनों हैंड शेक करते हैं तो आराध्या की गर्म हथेलियों का स्पर्श कबीर के दिल के तारों को छेड़ देता है। उधर आराध्या को भी कबीर के हाथों की गर्माहट महसूस होती है, तो उसे अपना दिल थोड़ा धड़कता हुआ महसूस होता है। वो जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना वकील साहिबा, मैंने कब तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर रखा हुआ है और कह रहा हूँ कि अभी न जाओ छोड़कर, क्योंकि ठंडी का मौसम है और रजाई भी मेरे पास है नहीं। वो अपना ब्लेजर उठाता है और फिर गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाते हुए आराध्या के सामने से कुछ इस तरह से निकलता है कि आराध्या को अपने अंदर बहुत जलन सी महसूस होती है। आराध्या अपने मन में कहती है कि अभी तक तो ये मुझसे लड़ाई का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, अब अचानक से इतना स्वीट कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई आ गया है और उसी के साथ रहकर ये स्वीट बनता जा रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब मन प्रसन्न होता है तो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता। ये बात सोचकर उसका मन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो अपने मन में कहती है, कबीर मल्होत्रा, अगर मेरी लाइफ में सुकून और खुशियाँ नहीं है तो मैं सुकून और खुशियाँ तो तुम्हारी भी लाइफ में आने नहीं दूंगी। शाम को आराध्या नायरा के साथ घूमने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र रेस्टोरेंट के एक कोने वाली सीट पर पड़ती है जहाँ चारों तरफ से ग्लास लगा हुआ था। वो एक प्राइवेट केबिन था जो कि पूरी तरह से ग्लास से बना हुआ था। वहां पर बैठकर बात करने की आवाज बाहर तक नहीं सुनाई देती थी, लेकिन वहां बैठे हुए व्यक्ति बाहर से जरूर दिखाई देते थे। आराध्या जब कबीर के साथ में एक लड़की को देखती है तो उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। पहले तो वो अपने मन को समझाते हुए कहती है,
जरूर वो लड़की लॉ फर्म में काम करने वाली कोई एम्प्लॉय होगी जिसे कबीर से काम होगा, या फिर कबीर की कोई दोस्त हो सकती है जो काफी दिनों के बाद उससे मिली हो। लेकिन अगले ही पल ये सोचकर वो बेचैन होने लगती है कि आखिर कबीर उस लड़की से मिलने के लिए प्राइवेट केबिन में क्यों बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी प्राइवेट बातें हैं जो वो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लड़की कबीर की कोई एम्प्लॉय या दोस्त है तो वो पब्लिक प्लेस में भी बैठकर बात कर सकते हैं। वो नायरा को इशारा करके बताती है कि कबीर वहां बैठा है। नायरा थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहती है, अब क्या करें, बेचारा वो भी इंसान है, उसके भी अरमान है। कब तक एक अड़ियल खूबसूरत बीवी के मान जाने का वो इंतजार करता रहेगा। वो नायरा को गुस्से से देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें उसकी वकालत करने को नहीं कहा है, बल्कि इसलिए दिखाया है कि जाओ जाकर उससे पूछो कि ये लड़की कौन है। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों पूछूं? और सबसे बड़ी बात, कौन से रिश्ते से पूछूं? क्यों? रिश्ता तो तुम्हारा बहुत गहरा था। कुछ दिन पहले तो मेरा इश्क कहकर उसे अपना दीवाना बता रही थी। तो जाओ, जाकर पूछो ना अपने दीवाने से कि ये दीवानी कौन है जो उसके साथ केबिन में बैठकर सूप पी रही है। नायरा मुंह बनाते हुए कहती है, फिलहाल तो मैं नहीं जाने वाली। और फिर तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? वैसे भी तुम तो खुद ही उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की लगाना चाहती थी। अब अगर उसने खुद अपने लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर ली है तो तुम खुशी खुशी पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटो, क्योंकि तुम्हारी तो मुराद पूरी हो गई है। अब चलो यहाँ से, वरना तुम्हारे रहते कबीर मल्होत्रा अपनी आशिकी नहीं कर पाएगा। वो गुस्से में कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे रहते कबीर मल्होत्रा किसी और से आशिकी करे, ये मुझे मंजूर नहीं। इसका मतलब तुम सच्चे मन से उसे अपना लोगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जीने दो ना उसे। नहीं, जब तक मैं उसकी लाइफ में हूँ उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की की एंट्री नहीं हो सकती। इतना कहते हुए वो चेयर को पीछे धकेलती है और बहुत रौबदार अंदाज में वहां से सीधा कबीर के केबिन की तरफ जाती है। और केबिन का गेट खोलते हुए जैसे ही कबीर के सामने खड़ी होती है तो कबीर चौंक जाता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी आराध्या बहुत तंज भरे अंदाज में कहती है, डियर हस्बैंड, आपने बताया नहीं कि आज आप यहाँ आने वाले हैं। वैसे ये कौन है? जरूर आपकी कोई मुंह बोली बहन होगी। कौन? यही जो आपके साथ बैठी सूप पी रही है। अनामिका जैसे ही डियर हस्बैंड सुनती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, तो आप कबीर सर की मिसेज हैं। हेलो मैम। वो कबीर की तरफ देखती है और कहती है, हाँ, और आप? अनामिका कुछ कहती उससे पहले ही कबीर कहता है, कॉलेज फ्रेंड समझ लो कि मैं और अनामिका काफी टाइम से एक दूसरे के साथ दोस्ती के बंधन में हैं। अनामिका हैरानी भरी नजरों से कबीर को देखती है तो कबीर उसे चुप रहने का इशारा करता है। आराध्या तंज भरी आवाज में कहती है, पर आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी डार्लिंग, अभी तक नहीं बताया था, पर अब बता रहा हूँ। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो। आराध्या, जब मैं अनामिका के साथ होता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। बस याद रहता है तो वो कॉलेज वाले दिन, मस्ती भरे। वो अनामिका को घूर कर देखती है और कहती है, अगर इतनी बेस्ट फ्रेंड थी तो आपको इनसे शादी करनी चाहिए थी। मैंने सुना है कि बेस्ट फ्रेंड जब बीवी बनती है तो प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, वरना तुम्हारी जगह अनामिका से ही शादी करता। आराध्या उसकी बात सुनकर आग बबूला हो जाती है। कबीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, डार्लिंग, रात होने वाली है, अब आप मल्होत्रा हाउस चली जाएं। मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा। क्यों? अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई? वो अनामिका के कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है,
अभी तो मुलाकातें थोड़ी बाकी हैं। आगे की बात सुनकर आराध्या का दिल जल रहा था। एक बार अनामिका को देख रही थी, तो एक बार वो कबीर को। और जब कबीर उसकी तरफ ना देखकर अनामिका की तरफ देखकर बातें करने लगता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपना पर्स उठाकर वहां से जाने लगती है। कबीर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, डार्लिंग, आज खाना खाकर सो जाना, प्लीज मेरा वेट मत करना, क्योंकि हो सकता है मैं रात में ना आऊं। आराध्या अपने मन में कहती है, हाँ, जब खुली मलाई गले पड़ी है तो घर में दाल रोटी क्यों खाने आओगे। वो झल्लाते हुए वहां से बाहर आती है और नायरा से कहती है, देखा नायरा, यह एक नंबर का करेक्टरलेस इंसान है। तुम मुझसे कह रही थी कि मैं सब कुछ भूल कर इसे अपना बना लूं, अब तो इसे मेरी जूती भी अपना नहीं बनाएगी। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है। अब तुम मुझे अपना फोन दो, मैं इसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। आराध्या उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहती है, इसे सबक सिखाने के लिए और इसे डिवोर्स लेने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। इधर कबीर अनामिका से सॉरी बोलते हुए कहता है, सॉरी अनामिका, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा। एक्चुअली मैं आराध्या को थोड़ा परेशान करना चाहता था। नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, कबीर, मुझे पता चल गया था कि तुम अपनी बीवी को थोड़ा परेशान करना चाहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। अनामिका को कुछ ऐसी बातें पता चली थीं जो वो कबीर को बताना चाहती थी, इसलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिल रहे थे। कबीर के पास ऐसे कई सबूत आ गए थे जिसके बिना पर वो मिस्टर गुप्ता को निर्दोष साबित कर सकता था। कबीर और अनामिका वहां से चले जाते हैं। आराध्या और नायरा भी वहां से चले गए थे। आराध्या को अब एक पल का भी सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार वो अपने दिल को समझा रही थी कि आखिर कबीर को अनामिका के साथ बैठे हुए देखकर उसको इतना बुरा क्यों लगा। वो तो कबीर को पसंद ही नहीं करती और उसे अलग भी होना चाहती है, फिर क्यों उसे अपने दिल में इतना दर्द महसूस हो रहा है। वो अपने मन में कहती है, कहीं मुझे ये प्यार व्यार तो नहीं हो गया। उधर कबीर आराध्या से बात करके समझ गया था कि उसे अनामिका के साथ देखकर आराध्या को बुरा लगा है। वो तो बस अनामिका का नाम लेकर आराध्या को हर्ट करना चाहता था, इसलिए वो शाम को घर जल्दी आ जाता है। आराध्या जैसे ही कबीर को देखती है तो गुस्सा करते हुए कहती है, जब तुम रोहन बनकर मुझसे बात कर रहे थे तब तुमने मुझे अनामिका के बारे में क्यों नहीं बताया। तुमने आराध्या को भी चीट किया और मुस्कान को भी। तुम्हारे जैसा चीटर और फरेबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम कबीर ना होकर रोहन होते और मुझे पता चलता तो मुझे कितना बुरा लगता, पर तुम तो मुस्कान नहीं हो, फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। चीटिंग तो मैंने मुस्कान के साथ की है। बेशक मैं आराध्या हूँ, लेकिन इमोशंस तो मेरे अंदर मुस्कान वाले भरे हैं। और जब मुझे पता हो कि तुम ही मेरे रोहन हो जिससे बात करके मुझे सुकून मिलता था, तो तुम ही बताओ मुझे कैसे बुरा ना लगे। अभी तो फिलहाल तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि मैं सुबह से टहल रहा हूँ और अब बहुत थक गया हूँ। वो बेड पर आकर लेट जाता है और फिर आराध्या की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तो तुम मेरी कुछ फोटो क्लिक करवाना चाहती थी, पर मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। मैं तुम्हें अभी कुछ फोटो सेंड कर देता हूँ और तुम उन फोटो को दिखाकर मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी हेल्प भी नहीं। रही बात डिवोर्स की, तो वो मैं अपने बलबूते पर ले लूंगी। गुड, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हें चाहे जितना भी फायदा हो, लेकिन तुम किसी की हेल्प लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। कबीर आराम से बेड पर लेटा हुआ था और आराध्या अपने मन से बार बार एक सवाल पूछ रही थी कि आखिर इस कबीर के प्रति मेरे मन से नफरत क्यों धीरे धीरे कम हो रही है। आराध्या जब इन बातों को सोचकर परेशान होने लगती है,
तो वो भी सोफे पर लेट जाती है और कहती है, इतना भी मैनर्स नहीं है कि कुछ दिनों के लिए कमरे में रहने आई हूँ तो बेड खाली कर दे। कबीर उसकी बकबक सुनकर मुस्कुरा रहा था और मन में कह रहा था, आराध्या, सच कहूँ तो अब तुम्हारी फालतू बातें मुझे परेशान नहीं करती। थोड़ी देर में आराध्या सो जाती है और फिर कबीर धीरे से उठता है और उसे बहुत प्यार से गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और कहता है, आज की रात तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर जाकर सो जाऊंगा। ये कहते हुए कबीर जैसे ही जाने लगता है तो आराध्या कबीर का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहती है, रोहन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। एक तुम ही थे जिससे मैं अपने दिल की बात खुल कर करती थी। अपने सुख दुख सारी बातें तुमसे शेयर करती थी। तुम्हें पता है, जब से तुम कबीर बनी हो, मैं ना तो खुलकर मुस्कुराई हूँ, ना ही अपने दिल का दर्द किसी को बता पाई हूँ। प्लीज रोहन, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। जब आराध्या के मुंह से रोहन का नाम सुनता है तो उसका भी दिल थोड़ा धड़कने लगता है। आराध्या से की हुई मीठी मीठी प्यार भरी बातें उसकी यादों में झिलमिलाने लगती हैं। जब आराध्या ने फोन पर कहा था, कबीर, मैं चाहती हूँ कि पहली मुलाकात हम दोनों की इतनी हसीन हो कि हम दोनों कभी भी उस मुलाकात को ना भूल पाएं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जब एक दूसरे के करीब आए तो मोगरी, ऑर्किड और लिली के फूलों से कमरा महक रहा हो। हाँ आराध्या, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी में तुम्हारे वजूद को देखूं, तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करूं। रोहन एक नज़र पूरे कमरे पर डालता है तो कमरे में लाइट्स की रोशनी थी और आराध्या का चेहरा चमक रहा था। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए मन में सोचता है कि सच है कि ये लड़की मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इसकी बातें, इसकी हरकतें मुझे बहुत इरिटेट करती थीं। लेकिन फिर भी मेरी शादी इससे हो गई, अनजाने में ही सही, पर ये मेरी बीवी बन गई। इससे लड़ाई करते करते कब मेरा दिल इसका हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। शायद ये शादी के बंधन का असर है या फिर उस मोहब्बत का, जो मोहब्बत हम लोगों ने बिना एक दूसरे को देखे हुए की थी। वो आराध्या में अपनी मुस्कान की झलक देखता है, जिस मुस्कान से उसने बिना देखे मोहब्बत की थी। और फिर मुस्कान का नाम याद आते ही उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। वो भी आराध्या के बगल में लेट जाता है और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसे अपने अंदर बहुत सुकून महसूस होता है। वो अपने ओठों का नरम गरम स्पर्श गालों पर छोड़ते हुए धीरे से कहता है, तुमसे लड़ाई करते करते और अपनी नफरत का इजहार करते करते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, ये मुझे पता ही ना चला। अगली सुबह आराध्या की जब नींद खुलती है तो कबीर की बाहों में खुद को देखकर वो अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है, कल रात कबीर ने उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। कबीर के गालों पर रेड कलर के निशान थे, जिन्हें देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, कबीर मल्होत्रा, आखिर तुमने कल रात अपनी मर्जी कर ही ली। कल रात मैंने तुम्हें कैरेक्टर लेस कहा था तो मुझे अपने ही कहे शब्दों पर दुख हो रहा था कि मैंने इतना गलत इल्जाम तुम पर क्यों लगाया। पर अब सोच रही हूँ कि मैंने जो भी कहा सब सच कहा था। तुम एक नंबर के। वो अभी इतना ही बोली थी कि कबीर आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सही कह रही हो, कल रात मैंने खूब फायदा उठाया है और आगे भी उठाता रहूंगा। अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो शाम होने से पहले पहले अपना बैग पैक करके अपने मम्मी पापा के घर चली जाना। दोस्तों, आई होप कि आपको कहानी का ये पार्ट अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और वीडियो को शेयर। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रोमांटिक कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।